हमारी जो ज़राअत है, ज़राअत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस टाइम डिपेंड कर रहा है फर्टिलाइज़र्स पे, खादों पे। ज़्यादातर ये राइस और गंदम है, तो इसमें हमने इनकी जो इन वैराइटीज़ को डवार्फ किया, छोटा कद किया इनका, और इनकी ड्यूरेशन भी कम कर दी। कम वक्त में ये पक भी जाती थी और इनकी प्रोडक्शन भी डबल ट्रिपल हो गई। सालाना हम तकरीबन 200% या 150 से 200% क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे चले गए। यानी हमारे पास वक्त ही नहीं होता था कि हम ज़मीन को सांस लेने दें, तो उनकी फर्टिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई और डिपेंडेंस हमारी केमिकल पे बढ़ती गई। तो स्लरी से और मैन्योर से जो हम एनर्जी बायोगैस जो बनाते हैं, अब उसकी जदीद ये पहले वाली बात नहीं है कि जी वो चोक हो जाए, उसकी नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो उसके जो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके कमेंट्स का। आप वीडियोस को लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम जिस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो ज़राअत है, ज़राअत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस टाइम डिपेंड कर रहा है फर्टिलाइज़र्स पे, खादों पे। तो हम आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या हमारा बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, क्या हम इतनी ही तादाद में पहले से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते आ रहे थे, अगर करते आ रहे थे तो अब उसमें कितना डिफरेंस है। उसके साथ साथ हम पूछेंगे कि क्या क्या मुतबादिल हमारे पास मौजूद हैं, कि अगर हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो उससे हमारी ज़मीन पे कितना फ़र्क पड़ता है, और अगर हम नहीं यूज़ करते, अगर हम कुदरती तौर पे उसको ज़मीन को फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या क्या चांसेस हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम ख़ान, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ अभी हालिया कॉन्केव एग्री के साथ बतौर चीफ एग्री एडवाइज़र भी काम कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ये करूँगा मैं कि जो हम गुज़िश्ता कुछ सालों से, आप कह लें कि अगर पिछले 20, 30, 40 सालों से हम ज़राअत को हम देख रहे हैं, रेवोल्यूशन भी आया पाकिस्तान में, तो क्या ऐसी चीज़ है कि पहले जिस तरह से फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा था और अब यूज़ हो रहा है, तो क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? जी, ये बड़ा एक आम सवाल है, और हमें खुशी भी ये है कि हमारे जो कनकेव एग्रीकल्चर और हमारी जो एडवाइज़री है, आप जो प्रोग्राम देखते हैं, आप हमारे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करते हैं, तो ये उसी बैकग्राउंड से आज का प्रोग्राम है कि आपने फर्टिलाइज़र के मुतबादल के हवाले से बात की है, क्योंकि फर्टिलाइज़र की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है अभी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, तो बड़ा क्लियर है, सब नाज़रीन सब लोग जानते हैं कि हम 4 करोड़ थे जब पाकिस्तान बना, आज हम 24 करोड़ हैं, तो 6 टाइम हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है। तो जब अब 4 करोड़ को भी यही जो ज़मीन और पानी उस वक़्त वाफर मकदार में था, और हम लो प्रोडक्शन के साथ भी, कम प्रोडक्शन के साथ भी हम अपनी लोगों को किसी हद तक फीड करते थे, लेकिन उस वक़्त भी कुछ सूरत बाज़ ऐसी आती रही है कि हमें अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से गंदम या मंगवानी पड़ती थी। PL480 की गंदम बड़ी मशहूर है, जो हमें इमदाद के तौर पे अमेरिकन देते रहे। तो वो वक्त उसमें पैदावार भी फ़ी एकड़ बहुत कम थी उन वैराइटीज़ की। तो उस वक्त ज़्यादातर जो एक सस्टेनिंग सिस्टम था कि जी जो भी कोई केमिकल का यूज़ नहीं था, तो जो वैराइटीज़ थी वो भी पुरानी लोकल एक देसी किस्म की वैराइटीज़ थी जिनकी प्रोडक्शन भी लो थी, और उसके अलावा हम एक ज़मीन को खाली भी रखते थे एक सीज़न में, या बड़ी मुश्किल से हमारी कोई 50% या 100% के करीब कहीं इलाकों में ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी। तो वो दौर, और उसके बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और हमारी ज़रूरियात बढ़ी खुराक की, और ग्रीन रेवोल्यूशन का इरा जो है ये लेट 60s में और अर्ली 70s में, ये जिसमें पाकिस्तान एक पायनियर के तौर पे एक पहला मुल्क था जहाँ ये ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ हुआ।
और वो जो यूज़ था ज़्यादातर ये राइस और गंदम में, इसमें हमने इन वैराइटीज़ को डवार्फ किया, छोटा कद किया इनका, और इनकी ड्यूरेशन भी कम कर दी। कम वक्त में ये पक भी जाती थी और इनकी प्रोडक्शन भी डबल ट्रिपल हो गई, जो कि बेनिफिट्स हमने ओवरऑल देखे। लेकिन ये जो वैराइटीज़ नई थी ये रिस्पॉन्सिव थी, यानी ये पैदावार तब बढ़ती थी जब इसको ज़्यादा पानी दिया जाए और ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाए। हमारे जो एक्सटेंशन के महकमे थे वो ये वाले बीज भी ज़मींदारों को देते थे ताकि वो इन देसी किस्म की जो वैराइटीज़ हैं उससे शिफ्ट करें। तो ये तकरीबन फ्री इनपुट दिए जाते थे और खाद वगैरह भी हम फ्री देते थे ताकि ये पॉपुलर और लोग इसका इस्तेमाल करें और हम बेहतर प्रोडक्शन ले सकें। तो ये एक वक्त रहा, कुछ साल ये सिलसिला रहा, और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ थी और डिमांड मुल्क के अंदर बढ़ रही थी, इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ रही थी, तो हमारी जो एक फसलात थी 1 से 2 से 3 भी सालाना हम तकरीबन 200% या 150 से 200% क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे चले गए। यानी हमारे पास वक्त ही नहीं होता था कि हम ज़मीन को सांस लेने दें, तो उनकी फर्टिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई और डिपेंडेंस हमारी केमिकल पे बढ़ती गई। तो उसमें क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा आंसर था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इवन बाहर से बहुत सारे इंसेक्ट भी जो है इन फसलों के ऊपर आए, क्योंकि हम बाहर से सीड ला रहे थे और उसके साथ साथ हम बहुत सी बीमारियां और बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं या कीड़े मकोड़े हैं इनको भी ये भी साथ आए। तो उन केमिकल का यूज़ भी बढ़ा और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र का यूज़ भी बढ़ा। और कुछ फसलें, जब हमने ज़्यादा फसलें लेने की कोशिश की, जैसे हमारे यहाँ अभी इस वक्त मकई की फसल लगती है तो उसके बाद आलू लगता है, आलू के ऊपर तो फर्टिलाइज़र का यूज़ बेतहाशा है, मैनी टाइम इंक्रीज़ हुआ। तो अब मुमकिन ना रहा कि जी जब ज़मीन को हम वो जो पुराने तरीक़ाकार थे कि जी हम क्रॉप रोटेशन इस तरह की रखते थे कि बीच में कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स होते थे वो भी बैलेंस होते रहते। हाँ, कुछ ऐसी फसलात बीच में हम लाते थे दालों की या दूसरी कि वो ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्स करती थी या उसको फैलो रखते थे, उसकी फर्टिलिटी बहाल हो जाती थी, ये जो ज़रखेज़ी है ज़मीन की नेचुरल तरीके से फसलों के रद्दोबदल से भी, और उसके अलावा जो है लेस क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, मतलब हम ज़मीन को कम इस्तेमाल करते थे। अब हमने दुगना तिगना हमने बढ़ा ली। तो ये अल्टीमेटली ये हुआ कि जी जैसे वो होता है ना, गाय भैंस को आप कोई चारा दें या उसके साथ आप खल बनौला दें और आप दूध ज़्यादा ले लें, इसी तरह से इन ज़मीनों का यही हाल हो गया कि इनमें केमिकल जो है ना, केमिकल का इस्तेमाल करें और 2 फसलें ले लें, 3 फसलें ले लें। हुआ ये कि जी ये भी सब्सिडाइज थे हमारे मुल्क में बहुत अरसा तक, ये इनिशियली तो फ्री थे, बाद में ये इसके ऊपर सब्सिडीज़ भी रहीं। जो भी गवर्नमेंट आती वो एक पॉपुलर डिसीजन लेने के लिए जो है इनको एक सब्सिडी देती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जी अब जो एक IMF का प्रोग्राम है जिसमें हमारे ऊपर बहुत सारी बाइंडिंग्स हैं कि जी हमने, और सब्सिडी का जो इस वक्त जो रजीम है वो ख़त्म हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि जी वो ज़मींदारों को ये जो इनपुट्स हैं ये सब्सिडी पे दे सकें। और ये जो केमिकल हैं इनके लिए जिस तरह की एनर्जी चाहिए वो भी बहुत महंगी हो गई। तो उस वजह से जो है ये खादों का ये देखते ही देखते ये यूरिया जो है 1000 या 1200 से जो 4-5 साल पहले था, आज ये 4000 से ऊपर इस वक्त ये तक ये पहुँचा हुआ, फिर मिलता भी नहीं है। और उसके अलावा DAP का जो रेट है वो ऑलमोस्ट अनअफोर्डेबल हो गया है, 15,000 के करीब चल रहा है कुछ इलाके। जी बिल्कुल। तो ये इसका असर ये होगा कि वो जो हमारी ज़मीन आदी हो गई है, क्योंकि हमने वो पुराने तरीक़ेकार छोड़ दिए जिसके ज़रिए से ज़रखेज़ी बहाल होती थी और हम नेचुरली फसलों को जो है ग्रो किया करते थे। अब हमने टोटल डिपेंडेंस जो है इन केमिकल पे आ गई। तो अब जब हम इनका इतनी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो DAP तो छोटा ज़मींदार सोच भी नहीं सकता कि वो इस्तेमाल करे, अगर करेगा भी तो कम इस्तेमाल करेगा। तो उसकी जो एक आम तौर पे एक टेक्निकल टर्म है, हमारे जो सॉइल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि CN रेशो की, यानी जो नाइट्रोजन फास्फोरस की जो रेशो है 2:1 की, वो अगर केमिकल के ऊपर जो कि डिपेंडेंस है वो नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कंप्रोमाइज़ होगी। तो वो जो हमारे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जिस तरह पॉपुलेशन हमारी 2% से अबव हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, जो सप्लाई डिमांड है, और इसके अलावा जो हमारी डिपेंडेंस, और इसके अलावा हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इम्पोर्टेड वीट और इम्पोर्टेड शुगर या इम्पोर्टेड और बहुत सारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो हम इम्पोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। तो हमें ये मुल्क के अंदर ही इन चीज़ों को पैदा करना है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम देखा जाए तो
फर्टिलाइज़र या खादें बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी कर रही हैं हमारी ज़मीन को, और छोटा ज़मींदार हो गया, उसके ख़र्चे पहले ही इतने ज़्यादा हैं कि अब वो डीएपी और यूरिया के ख़र्चे वो पूरे नहीं कर पा रहा, तो वो खादें भी प्रॉपर नहीं दे पा रहा, कम दे रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है। तो क्या ऐसा मुतबादिल है या क्या ऐसा तरीक़ाकार है जो एक आम किसान को या छोटे किसान को करना चाहिए जिसकी वजह से उसकी जो ज़राअत है वो पहले से बेहतर हो जाएगी? हमें अपने ना एक जो है ना बिज़नेस एज़ यूजुअल आमतौर पे हम कहते हैं कि या हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, या हमें थोड़ा सा जो एक कॉन्सेप्ट है हट के थोड़ा सा, हाँ, एक नेचुरल एग्रीकल्चर के जो कॉन्सेप्ट इस वक्त दोबारा दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट दुनिया में दोबारा जो यूज़ हो रहे हैं, उनको दोबारा से और थोड़ा सा हमें अपनी एक सहल पसंदी और आराम पसंदी से निकल, क्योंकि जो अल्टरनेटिव्स हैं दुनिया ने किए हैं। ब्राज़ील में तकरीबन 60% आज से कोई 10 साल पुरानी ये इन्फॉर्मेशन, और अभी शायद और भी इंक्रीज़ हो गया होगा कि वो तो बायो फर्टिलाइज़र पे है। तो हमारे इदारों ने भी और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है, जो जेन्युइन इंडस्ट्री है, उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट इस वक्त दिए हैं। और पब्लिक सेक्टर में भी हमारा जो लैंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है NRC का है, वहाँ डॉक्टर तारक हैं, मैं उनका स्पेशली नाम ले रहा हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम भी टीवी पे भी किए हैं और बहुत सारे मीडिया पे उन्होंने अपना ये लोगों के सामने, और प्रोडक्ट भी वहाँ अवेलेबल है। जब मैं चेयरमैन था तब भी इन प्रोडक्ट को हमने सपोर्ट किया, उसकी जो थी कमर्शियल अवेलेबिलिटी वो इन्हांस की, और डिमांड जो थी जितनी किसानों की उसको हम पूरी करते थे। तो ये उन्होंने तकरीबन तमाम फसलों के लिए इस वक्त बायो फर्टिलाइज़र्स बना लिए। तो वो 1 किलो की एक उसका जो एक बैक्टीरिया होता है जो उन्होंने ज़मीन से आइडेंटिफाई किया। और मज़े की बात यह है, आज ही हम देख रहे थे कि FAO की एक स्टडी है, तो वो ये शो करती है कि आलमोस्ट हमें 90 से अबव केमिकल की ज़रूरत होती है, जिसमें 18 केमिकल जो एसेंशियल है, और जो 15 हैं वो तो ज़मीन से ही आते हैं, बाकी हम सप्लीमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो हमें ज़मीन को इनरिच करना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो जो अभी आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें वो जाना होगा, देखना होगा कि एक तो हमारे जो रेजिड्यूज़ हैं क्रॉप के, हम चारे के तौर पे जब चारा लेके आते हैं, जानवरों को डालते हैं, तो बहुत सारा चारा हमारा उसमें से जानवर नहीं भी खाते और वो अवेलेबल होता है। इस तरह हमारा और भी बहुत सारा क्रॉप का रेजिड्यू ईयर राउंड अवेलेबल होता है। बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टेज भी है, जैसे कॉटन के रीजन में जाएँ तो कॉटन की स्टिक्स अवेलेबल हैं। अगर अब बहुत बड़ी क्रॉप बन गई है मेज़, जो मकई है, तो ये उसकी जो एक स्टॉक है इमेंसली अवेलेबल है और वो जलाया जाता है। इस तरह से राइस का जो स्ट्रॉ है वो भी इमेंसली अवेलेबल है और अभी तक भी लोग उसको हम देखते हैं पंजाब की बेल्ट में बहुत ज़्यादा जलाया जाता है। तो बाकी चारा भी हम लगाते हैं। तो अगर हम वो एक मुख्तलिफ, एक तो ये है कि बायो फर्टिलाइज़र का यूज़, कि हम वो सीड ट्रीटमेंट जो है, जो प्रोडक्ट वो अवेलेबल हैं, जो 1 किलो के करीब एक तकरीबन 500 करीब उसकी कास्ट है, बड़ा लो कास्ट सोल्यूशन मौजूद है, जिसको अगर हम सीड के ऊपर कोटिंग करें और वो शीरे के साथ, उसका तरीक़ाकार भी दिया हुआ है, वो भी हम मालूमात अपने जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि इनको आपको ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, तो वो भी हम सर्विस देंगे। और अगर आप ये चीज़ें, उनका तरीका कैसे इस्तेमाल करना है, चूँकि वो एक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, तो उसकी कुछ एहतियातें भी हैं कि आपने सीड को कैसे फौरी तौर पे सीड को यूज़ करके, उसकी कोटिंग करके, तो फिर सीड को फौरी तौर पे आपने लगाना होता है, उसकी कोई एहतियातें भी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसमें आपने अभी बायो फर्टिलाइज़र का जिक्र किया। अगर आम ऑडियंस के लिए अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंपल करना चाहूँ, तो आप थोड़ा सा सिंपल करके अगर बता दें कि बायो फर्टिलाइज़र एक्चुअली है क्या और उसके फ़ायदे क्या हैं? ये बेसिकली ज़मीन के अंदर, ज़मीन ज़िंदा है, और ज़मीन के अंदर बहुत सारे जो ज़िंदगी है, जो फ्योना हम कहते हैं या फ्लोरा, यानी जो उसके अंदर जरसूमे हैं, नाम लिया जाता है, वैसे बैक्टीरिया कहते हैं जरसूमे, तो उनमें से जो बेनिफिशियल है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं एक साइंटिफिकल वे से, और उनके तजर्बात कई साल हुए हैं। तो वो उन्हीं का जो एक आप कह लें उसी की जाग लगानी होती है। तो वो जब हम वो जाग लगा देते हैं उसको, बीज को, और बीज जब हम डालते हैं ज़मीन में, तो उसके गिर्द वो जो बैक्टीरिया है या जरसूम है, वो एक बना लेते हैं एक उसके इर्द गिर्द एक माहौल, जिससे वो ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस उसको वो खींच के पौधे को प्रोवाइड करते हैं।
तो ये बड़ा एक साइंटिफिक, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल, मैंने जैसे बताया कि ब्राज़ील में 60% इस्तेमाल इसका हो रहा है बायो फर्टिलाइज़र का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में फिर क्या वजह है कि अभी तक ये क्यों नहीं, जो आप तो बता रहे हैं कि जिस टाइम आप चेयरमैन थे तो तब भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी, तो इतने सालों बाद भी अब तक क्या रीज़न है कि इसकी वजह, इसकी उस तरह से अब किसी हद तक इसकी अवेयरनेस, इसकी बेसिकली इस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस, इसीलिए हमने NARC में इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन भी की थी कि हम सिर्फ ये सोल्यूशन लेके बैठे ना रहें। तो हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी पाकिस्तान के टूल अर्ज़ में इसको इंट्रोड्यूस भी करवाया और लोगों फिर उसका रिज़ल्ट भी हमने लिए। और हमारा जो कंक्लूजन जनरली ये था कि जब ये उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले भी वो बैक्टीरिया हैं और फास्फोरस भी वो प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं, और इस तरह दोनों केमिकल और तमाम फसलों के अलग-अलग ये प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो जब हम कमर्शियली भी रेप्यूटेड कंपनी के भी प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में, लेकिन आमतौर पे हमारा चूँकि कन्वेंशनली ज़िम्मेदारी ये समझता है कि जब तक हमें 2 बोरियाँ, 1 बोरी DAP 2 बोरी यूरिया के हम नीचे नहीं डालेंगे फसल नहीं आएगी। तो ये वाले अगर हमको कटे, थोड़ी सी एफर्ट है, यानी हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, सीड के ऊपर इसको पहले कोट करना है लगाने से पहले और फिर सीड लगाना है, तो उससे तकरीबन हमारी 30% कम से कम जो है हमें निजात मिलती है केमिकल फर्टिलाइज़र से, जो कि आजकल के प्राइस हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी कॉस्ट रिडक्शन है, ज़िम्मेदार कर सकता है अगर वो इन केमिकल को रिप्लेस करे बायो फर्टिलाइज़र से। एक तो पहली बात तो ये है, तो एक तो ये बात, दूसरा ये है कि हमें अब जो है दोबारा जो हमारे यहाँ चूँकि हमारे यहाँ मिक्स फार्मिंग है, तो सेकंड जो हमारे पास चॉइस है या अवेलेबल सोर्स है जो कन्वेंशनली हम यूज़ किया करते थे, अब चूँकि एक वक्त था कि ये हमारे जानवर डेरों पे होते थे जो कि बहुत कम हो गए, तो डेरों के ऊपर बड़ी खुली जगह होती थी और लोग जो उसकी है ना मैन्योर वगैरह इनका जानवरों का, उसको उन्होंने बाकायदा को पिट शेड बनाए होते थे जिसमें ये गलता सड़ता रहता था, और साल में हम मुख्तलिफ जो है फील्ड्स में मुख्तलिफ फसलों के लिए इसको हम इस्तेमाल करते थे, गोबर को। तो वो गोबर ही था, लेकिन अब तो बड़ा एक साइंटिफिक नॉलेज इसके ऊपर आ चुका है। अगर कोई इसके कंपोस्ट बनाना चाहता है, उसके तरीक़ाकार अगर आप यूट्यूब पे जाएँ आपको मिल भी जाएंगे, तो बड़ा सिंपल सा है कि उसकी आपने ज़रूरी नहीं कि आपने इसको पिट्स खोदने हैं, आजकल पिट्स की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली ज़मीन के लेवल के ऊपर ही अगर आप 1 लेयर 3 इंच की जो है ये मुख्तलिफ जो आपकी फसलात का जो रेजिड्यू है या उनके जो गले सड़े पत्ते हैं दरख्तों के, या जो आपका चारा है जो स्पेयर हुआ उसको अगर आप 3 इंच की और उसके ऊपर एक 3 इंच की जो लेयर है वो लगाएंगे इसकी, और उसके बाद यूरिया है उस केमिकल को पानी में डालकर आप उसका छिड़काव कर देंगे, और इसके बाद इसके जो बैक्टीरिया है यूज़फुल जो आइडेंटिफाई किया गया है वो भी, उसका कंसोर्शियम भी PRC में अवेलेबल है, और अगर उसका भी छिड़काव पर आप कर देंगे तो वो इसको बड़ी तेज़ी से डिकम्पोज, इसकी जो लेयर दर लेयर है हल्की सी लेयर मट्टी की भी, तो ये आप तकरीबन 3 या 4 लेयर 1 फुट 2 फुट तक ले जाएं और उसको आप टर्न तकरीबन 10 या 12 दिन के बाद टर्न भी करते रहिए, तो आपको टेक्नोलॉजी सारी मिल जाएगी, ये सारा नॉलेज उसके ज़रिए से आप अपना बेहतरीन। अदरवाइज़ अब होता क्या है कि लोग अपने घर से उठाते हैं गोबर, तो सुबह के टाइम जब चारा काटने के लिए, मैंने ये अक्सर देखा है गाँव में, तो वो उसी के ऊपर जिस रेडी के ऊपर उन्होंने वो चारा लेके आना होता है, तो उसी के ऊपर वो गोबर ताज़ा लेके जाते हैं और वो ताज़ा वहाँ जाके अपनी फसल में अपनी या फसल के किनारों पे, तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, तो उसका कुछ पार्शल फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से कंपोस्ट थोड़ी सी आप बेशक आप बाहर ज़मीन में ही उसको पाइल अप करें, उसकी पाइल अप करके और बाकायदा उसको 2-3 चीज़ों के ज़रिए से एक कंपोस्ट तैयार करें, तो वो, और उसमें अगर आप वो जो भी उसका तरीक़ाकार है उसके तहत आप कंपोस्ट तैयार करें, तो वो आपका NPK का नेबल बदल होगा, बल्कि बेहतरीन वो होगी। और जैसे मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा आपने मेरी वीडियो जो हमारा फार्म है यहाँ उस वाले से मैंने आपको बताया कि हमें अब तकरीबन दूसरा साल हो गया है, इस वक्त भी जितनी फसलें लगी हैं वो बगैर केमिकल के यूज़ के लगी हैं। तो हमने इनिशियली उसको ज़मीन को एनरिच कर लिया था इसी से मैन्योर से, और अभी भी हम ऐड ऑन करते रहते हैं। 20-30 ट्राली हम तकरीबन
जो हमारे पास 20 कनाल ज़मीन है उसको हम मैन्योरिंग उसकी रेगुलर करते रहते हैं फसलों में, तो हमें हमारी डिपेंडेंस ज़ीरो है इस वक्त केमिकल फर्टिलाइज़र पे। तो अगर ज़मींदार के पास, हर ज़मींदार के पास जानवर हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 15 हैं, 20 हैं, तो अगर ये जो डेली मैन्योर वहाँ से जनरेट होता है और उसके अलावा जो उनकी क्रॉप रेजिड्यूज़ है, अगर इसको उस फार्मूले के मुताबिक प्रॉपरली कंपोस्ट तैयार करें तो इनकी डिपेंडेंस फर्टिलाइज़र के ऊपर बहुत रिड्यूस हो जाए। ये हमारा दावा और है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद इस पे अगर हम कोई वीडियो, एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो उस पर भी आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह दोबारा से आ जाएंगे इस नशिस्त पे और दोबारा एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये तरीक़ाकार या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आप इससे रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारी नीचे दी गई हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। और हमारे एग्री एक्सपर्ट्स, हमारे ज़रूरी माहिरीन आपकी खिदमत के लिए हर वक्त बैठे हैं, आपकी रहनुमाई के लिए। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, बड़े मज़े का ये टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होप सो कि ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। तो अगर लास्ट में कुछ आप ऐड अप करना चाहेंगे? बस एक और है, जैसे हमारी एक रवायत है कि ये एक और टेक्नोलॉजी है इसी वाले से, वो किसानों को इल्म तो है उसका कि हम ये जो स्लरी से और मैन्योर से जो हम एनर्जी बायोगैस जो बनाते हैं, अब उसकी जदीद, ये पहले वाली बात नहीं है कि जी वो चौक हो जाए, नए उसकी नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो उसके जो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो उसमें जो एक तो बायोगैस वो भी ट्रांसपोर्टेबल, ये नहीं कि जी आपने वहीं जहाँ बाड़ा है जानवरों का वहीं सिर्फ वो गैस यूज़ होगी, उसको आप सिलेंडर में भर सकते हैं। उसके एक स्पेशल सिलेंडर है, उसको भी आप, और उसके बाद जो स्लरी है वो एक बहुत ही अहम कंपोस्ट के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे आप अपने फसलों में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम एक प्रोग्राम करेंगे और इंशाल्लाह वो भी हम सर्विसेज के हवाले से आपको बताएंगे कि जी आप कहाँ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10 एनिमल हैं, 20 एनिमल हैं, 100 एनिमल हैं, तो आप किस लेवल की जो है अपनी बायोगैस भी और उसके अलावा आप स्लरी भी, जो कि बड़ा रिच फर्टिलाइज़र है आपकी फसलात के लिए, वो कैसे आप बना। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जितना हो सकता है अपने जाने वालों के साथ किसान रोज़गार के चैनल को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा मकसद यह है कि हम किसानों तक वो चीज़ पहुंचाएं जो कि आम कंपनीज़ होगी या आम वैसे हम देखा जाए जनरली लोग बिल्कुल ऑनेस्ट होके बात नहीं करते। तो हमारा मकसद ये होता है यहाँ पे कि हम न्यूट्रल होके आपको एक इन्फॉर्मेशन दें और जो भी हमारी तरफ से हो सकती है एक एडवाइज़री वो आप तक पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।